नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा नोटबंदी की तरह बिना योजना के हुआ लॉकडाउन, करोड़ों नौकरी गई। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत का काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों की नौकरी जाने की आशंका है। क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है? इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सुझाव भी दिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, CAA, NRC की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत का केंद्र पर आरोप, कोरोना से जंग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा गृह मंत्रालय। जी हां दोस्तों, ये एजेंडा आज तक के सत्र लॉकडाउन 2.0 के आगे क्या है में बोलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन उससे बाहर निकलना मुश्किल। गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में केंद्रीय गृह मंत्रालय कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से राज्यों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव जब भी राज्यों से बात करते हैं तो मौखिक तौर पर आदेश देते हैं, जिसकी वजह से राज्यों को दिक्कतें होती हैं। मजदूरों को छोड़ने के लिए चाहे बस चलाने का मामला रहा हो या फिर कोटा से छात्रों को ले जाने का, ऐसा दिखने को मिला है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से कहा कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश जाने दिया जाए, जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लिखित आदेश नहीं मिला, जिसके बाद बसें रुक गई। कोटा के छात्रों को छोड़ने के मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौखिक तौर पर ही आदेश दिया। इसी के वजह से राज्यों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। राजस्थान के CM ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस मौखिक तौर पर दी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लिखित में गाइडलाइन जारी करवाएं। अपने अनुभव में पहली बार देख रहा हूं कि गृह मंत्रालय मौखिक तौर पर आदेश दे रहा है लेकिन लिखित में आदेश नहीं दे रहा है। गृह मंत्रालय कोई क्राइम कर रहा है क्या जो लिखित में आदेश नहीं दे रहा है? बसें जाएंगी, ट्रेनें चलेंगी या नहीं, कोई भी आदेश लिखित और सेंट्रलाइज तौर पर होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर फिर लगाए गंभीर आरोप, पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारें भी तमाम कोशिशें कर रही हैं। देश में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, फिर भी नए केस हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस महामारी के दौर में जब हर कोई अपने घरों में कैद है, विपक्षी पार्टियां सत्ता पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रही हैं। कांग्रेस एक और जहां लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर ट्विटर के जरिए गोले दागते रहते हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में बनाई गई रणनीति की आलोचना करते हुए कुछ सवाल पूछे। हालांकि तेजस्वी ने जो सवाल पूछे हैं उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना टेस्टिंग में बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है, उसे संख्या बढ़ाने की बहुत जरूरत है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने शनिवार को किए अपने ट्वीट में 3 अहम सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने लिखा है, क्या बिहार सरकार हमें बता सकती है आज तक कितनी पंचायतें सैनिटाइज की गई है? अस्पताल की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट की क्या स्थिति है? इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर एक बड़ा आरोप भी लगाया है। तेजस्वी के मुताबिक बिहार सरकार मीडिया को मैनेज कर तथ्यों को छुपा रही है। तेजस्वी ने ट्वीट में लिखा है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मीडिया प्रबंधन की मदद से तथ्यों का दमन केवल कष्टों को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले ही RJD नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कहा था, अतिरिक्त आवंटन के बावजूद खाद्यान्न वितरण में बिहार के पिछड़ने की हमारी
चिंताओं को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी स्वीकार किया है। अब अगर गरीब भूखे मर रहे हैं और खाद्यान्न गोदामों में सड़ रहे हैं तो कम से कम यह बिहार सरकार की सड़ी हुई मानसिकता का नतीजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मई के बाद भी मुंबई और पुणे में लॉकडाउन बढ़ा सकती है महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार 3 मई के बाद भी मुंबई और पुणे में लॉकडाउन का विस्तार कर सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने HT मिंट से कहा कि अगर कोरोना वायरस का प्रसार कम नहीं हुआ तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। टोपे ने मिंट को बताया, लॉकडाउन को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकना था और अगर ये नहीं रुकता है तो हमें लॉकडाउन का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो हम 3 मई के बाद 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का विस्तार केवल जरूरी जगहों पर करेंगे। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हैं। कोविड-19 के मामले यहां निरंतर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुल 6,817 कोरोना वायरस मामलों में से 4,447 मुंबई से हैं, जबकि 961 मामले पुणे के हैं। फिलहाल तेलंगाना एकमात्र राज्य है जिसने 7 मई तक कोविड-19 लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले, कोटा के बच्चों और प्रवासी मजदूरों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 1 महीने पूरे हो गए हैं। इसके आगे क्या होगा, इस पर मंथन के लिए ये एजेंडा आज तक के ये जंग नहीं आसान कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हुए। सचिन पायलट ने कहा कि कोटा में जो बच्चे फंसे हैं वो 16 से 20 साल के हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन 2 तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। गरीब मजदूरों के बारे में भी सोचना चाहिए। लाखों की संख्या में मजदूर भी फंसे हुए हैं। राजस्थान के लाखों लोग कई अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। उनका खाना खत्म हो रहा है, उनका ख्याल रखना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है और जहां ग्रीन जोन है वहां पर गतिविधियां बढ़ाई जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा निजी तौर पर मानना है ग्रीन जोन को बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन जोन रेड में लॉकडाउन लागू रखना चाहिए। भीलवाड़ा मॉडल पर सचिन पायलट ने कहा कि हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। भीलवाड़ा में हमने सुपर कर्फ्यू लगाया था, लेकिन शहर में इसे लगाने में समय लग गया। पायलट ने कहा कि पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। आने वाले समय में कोरोना पर काबू पा लेंगे। राज्य में 8 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में दुकानें खोले जाने के फैसले पर पायलट ने कहा कि हम केंद्र के फैसले को लागू करते हैं और उनकी सलाह मानते हैं, लेकिन हर राज्य और जिले की परिस्थितियां अलग होती हैं। हमने सुधारों के साथ लॉकडाउन किया है। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए व्यवस्था करनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस फैसले पर भड़के अखिलेश यादव, कहा निर्णय तुरंत वापस ले सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी सेवकों के डीए पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। इससे पहले सपा प्रमुख ने एक और बयान में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रशंसित मॉडल कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोरोना संकट के समय सरकार को मजदूरों और गरीबों के इलाज, भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। सुध लेने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि जहां जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं भाजपा सरकारी ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा कोरोना की जांच में पारदर्शिता हो, सच्चाई छिपाना घातक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा और सच्चाई छिपाना घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी स्थिति का सही जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जनता और प्रशासन कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जांच को लेकर काफी लोग चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्व समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया, पूरी दुनिया मान चुकी है कि ढंग से और ज्यादा जांच करना ही कोरोना के रोकथाम की कुंजी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा कि जांच को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और समाज एवं प्रशासन इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ पाए। उन्होंने कहा, आंकड़े और सच्चाई छिपाने से यह समस्या और घातक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को यह जल्द से जल्द समझना होगा प्रदेश के किस लैब में कितनी जांच हो रही है, सभी लैब की प्रतिदिन जांच की क्षमता क्या है, यह आंकड़ा जनता के समक्ष रखना जरूरी है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में जांच पूल टेस्टिंग नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए और पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा, पृथकवास केंद्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। पृथकवास की अवधि पूरी करके जाने वालों की दोबारा जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एमएसएमई सेक्टर की हालत सुधारने के लिए बताए 5 उपाय। जी हां दोस्तों, देश फिलहाल चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस से निपटने की जदोजहद में लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां तो रुकी ही, तमाम उद्योग धंधे भी रुक गए क्योंकि मजदूरों की आवाजाही भी रुक चुकी थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश की आर्थिक हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा की बात उठाई है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में एमएसएमई सेक्टर की सुरक्षा के लिए जांच उपाय की 5 उपाय भी बताए हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के मजदूरी संरक्षण पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। इसके साथ ही सोनिया ने एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना का सुझाव भी दिया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम उद्योग देश की जीडीपी में 1/3 का योगदान देते हैं एवं हमारे देश में कुल निर्यात में 50% हिस्सा इस सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर की 6.3 करोड़ इकाइयों में 11 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं। आर्थिक संकट के इस समय में बगैर मदद के यह सेक्टर बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। सोनिया ने आगे लिखा है, लॉकडाउन से इस सेक्टर को रोजाना 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी एमएसएमई के सेल्स ऑर्डर रुक गए हैं। उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया तथा उनकी आय पर गंभीर व प्रतिकूल असर हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी छिन जाने का खतरा सर पर मंडरा रहा है क्योंकि ये एमएसएमई उनका वेतन व मेहनताना देने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इस सेक्टर के लिए 5 उपाय लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, सरकार को सर पर मंडराते इस संकट से निपटने के लिए अनेक उपाय करने की जरूरत होगी, अन्यथा भविष्य में आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से किया आग्रह, कहा CAA NRC छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है, कोविड-19। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पुरानी बातें छोड़कर विपक्ष और सत्ता पक्ष को देश के आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला और अब तक कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, CAA और NRC की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री जी आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है, हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है यह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं, ज्यादातर कंपनियां तो बाहर हैं। सिब्बल ने कहा, कच्चे तेल का दाम $20 हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है, आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया। कपिल सिब्बल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी। कोरोना वायरस आया है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनेगी। वो राष्ट्रीय योजना क्या है? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। उन्होंने आपदा मोचन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए कहा,
इस कानून के मुताबिक एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है जिसमें 9 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके तहत एक राष्ट्रीय योजना बनानी होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का फैसला, यूपी में 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को झटका, डीए डीआर की नई किस्तें सहित 6 भत्तों पर रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रही राज्य सरकार ने वित्त संसाधनों की तलाश में राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया है। डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे 1 जुलाई 2021 से नई किस्तों का भुगतान होगा। नगर प्रतिकर सहित आधा दर्जन भत्तों को भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। डीए, डीआर और भत्तों की कटौती किए जाने से सालाना करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ से सरकार को राहत मिलेगी। कोविड-19 से जंग के लिए वित्तीय संसाधनों की तलाश में लिया फैसला। केंद्र सरकार द्वारा बढ़े दरों पर 3 डीए और डीआर के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की जरूरत है। डीए और डीआर की नई किस्तें अब जुलाई 2021 से राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को इन तीनों अवधि में महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में मौजूदा दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों को जारी रखने का निर्णय लिए जाने पर उपरोक्त तीनों महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों की दरों को सरकार बहाल करेगी। इस दर को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।